स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इन्फो कैप्सूल। इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं आपकी रीजनिंग मेंटर हूं और मैं आपको रीजनिंग में एनटीपीसी की तैयारी करवा रही हूं। एनटीपीसी की तैयारी में हमने बहुत सारे चैप्टर्स रेडी कर लिए हैं। इन चैप्टर्स को जो हमने रेडी किया है उसमें जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाया है। तो अगर आपने एनटीपीसी की तैयारी अभी स्टार्ट की है या फिर आप चाहते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जो भी चैप्टर्स आपने तैयार किए हैं उसके कोई ना कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो किसी भी चैप्टर के लॉजिक में, तो आप मेरा सारे वीडियोस देख सकते हैं। आप मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पे जाके आप इन्फो कैप्सूल पे जाइए, उसमें प्रियंका मैम डालिए तो मेरी सारी वीडियोस हैं जिसमें सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट infocapsule.in पर लॉगिन कर सकते हैं, जिसमें एनटीपीसी से रिलेटेड कई सारे मॉक टेस्ट हैं जिसको आप सॉल्व करके अपने प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हो। अब जैसा कि अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए, तो हम इस समय बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर की कि एनटीपीसी के एग्जाम में ये प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न आ रहा होता है और ये पैटर्न सॉल्व करके आप कितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, इस चीज़ को हम बताएंगे। तो आज का जो हमारा पेपर है वो जो प्रीवियस पेपर है वो हमारा 4 अप्रैल 2016 में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया था। तो हम उसी चैप्टर को उसी पेपर को आज सॉल्व करने जा रहे हैं कि देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारे एनटीपीसी में आए थे। अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। अब ये हमें सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो अगर मिसिंग टर्म हम फाइंड करें तो हमें दिया हुआ है DABC HEFG, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर PMNO, फिर TQRS। तो अगर डी से देखें, हम देखिए यहाँ से फर्स्ट से अगर हम फर्स्ट से बात करें, यहाँ डी है, ये हमारा फर्स्ट लेटर है और यहाँ हमारा फर्स्ट लेटर है। तो पहले हम फर्स्ट लेटर को लेके चलेंगे कि हमारा क्या लॉजिक चल रहा है। तो डी से अगर एच देखें, DEFGH, डी से एच हमारा हो जाएगा प्लस का 4, ठीक है, यहाँ पे हमारा हो रहा है प्लस का 4। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, अगर हम यहीं पे प्लस का 4 हम फिर से चला के देखें तो प्लस का 4 अगर एच से देखें HIJKL, तो एच से प्लस का 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा L, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे किस ऑप्शन में L है, सेकंड ऑप्शन में L आ रहा है। अब L से हम अगर प्लस 4 करें तो क्या LMNOP, तो यहाँ पे P भी हमारा L के प्लस 4 करने पे आ रहा है और P से अगर प्लस 4 करेंगे QRST, तो यहाँ पे P में प्लस का 4 करेंगे तो हमारा T आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो भी हमारे लेटर्स हैं वो हमारे फर्स्ट वाला जो लेटर है, फर्स्ट पोजीशन का जो लेटर है वो +4 में चल रहा है, ठीक है। तो यानी हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा इसका सही हो सकता है। फिर हम चेक करते हैं, फिर हम ए से ई के बीच में देखें तो ए में अगर हम प्लस का 4 करेंगे तो हमारा ई आएगा, फिर हम ई में प्लस का 4 करके देते हैं तो क्या आएगा EFGHI, तो हमारा आई आना चाहिए। तो यहाँ पे L और I, देखिए यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में हमारे I आ रहा है। फिर I से प्लस का 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारा M आ जाएगा और M का प्लस 4 करेंगे तो हमारा Q आ जाएगा। यानी ये जो हमारा सेकंड पोजीशन का लेटर है उसमें भी प्लस का 4 आ रहा है। अब इसमें देखिए B से F में, BCDEF, तो B से F में प्लस का 4 हो रहा है तो F में भी प्लस का 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा J, फिर J में प्लस का 4 करेंगे N में प्लस का 4 करेंगे तो R, तो ये भी हमारा प्लस का 4 आ रहा है। फिर उसी तरह से अगर C से G में करेंगे तो यहाँ पे भी प्लस का 4, यहाँ प्लस का 4 चल रहा है, तो इस वजह से हमारा कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन LIJK आ रहा है। तो हमने क्या फाइंड किया कि इसमें जो हमारा लॉजिक चल रहा है क्वेश्चन में, वो लॉजिक हमारा ये चल रहा है कि जितने भी लेटर्स हैं वो, जैसे ये फर्स्ट पेयर ऑफ लेटर्स है, सेकेंड पेयर ऑफ लेटर्स है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सब में यहाँ फर्स्ट टर्म, फिर फर्स्ट टर्म इसमें प्लस का 4 हो रहा है, फिर सेकंड से थर्ड वाले के फर्स्ट लेटर में आने में यहाँ का प्लस का 4, यहाँ प्लस का 4, तो सारे में हमारा प्लस का 4 जा रहा है।
तो अगर +4 के लॉजिक को अगर हम देखें तो +4 के लॉजिक से ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट है हमारा इफ पेन इज इक्वल टू 613 एंड स्ट्रिंग इज इक्वल टू 580934 देन राइपनिंग। तो हमें देखिए पेन का कोड हमें पता है, स्ट्रिंग का कोड हमें पता है, राइपनिंग का कोड फाइंड करना है। तो देखिए आगे हमें P का कोड हमारा 6 दिया हुआ है, E का कोड हमारा दिया है 1 और N का कोड क्या दिया हुआ है हमारा 3। ठीक है, अब S का कोड हमारा 5 है, T का कोड हमारा 8 दिया हुआ है, R का कोड हमारा 0 है, I का कोड है हमारा 9, N का कोड है हमारा 3 और G का कोड है हमारा 4। तो हमें पता करना है राइपनिंग का कोड क्या होगा। अगर राइपनिंग का कोड हम फाइंड करें तो हमें लेटर्स के कोड मालूम है, तो हम लेटर्स के कोड के बेस पे देखते हैं। आर का कोड अगर हम फाइंड करें, ठीक है, तो देखिए आर यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग वाले में 3rd पोजीशन पे है, तो यहाँ आर का हमारा 3rd पोजीशन क्या आ रहा है 0 आ रहा है, यानी हमारा 0 हो सकता है। तो हम ऑप्शन से जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हम ऑप्शन से फाइंड करते हैं, तो ऑप्शन से फाइंड करने में 0 हमारे चारों ऑप्शन में आ रहा है, तो अभी हम फाइंड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। फिर नेक्स्ट में बात करें आई का कोड अगर फाइंड करें, आई हमारे यहाँ से 4th पोजीशन पे है, तो 4th पोजीशन पे है तो यहाँ 4th पोजीशन वाला कोड देखेंगे, 4th पोजीशन कोड है 9, तो क्या होगा 0 और 9, तो 0 9 यहाँ भी है, यहाँ भी चारों ऑप्शन में हमें 9 दिया हुआ है। फिर बात करेंगे 3rd पोजीशन भी, 3rd लेटर है हमारा P, तो अब P का कोड अगर हम फाइंड करें तो P हमारा यहाँ पे 1st पोजीशन पे है, तो 1st पोजीशन का कोड क्या दिया हुआ है 6, तो कोड हमारा क्या हुआ 096। तो देखिए 096 हमारे 1st ऑप्शन में दिया हुआ है और 2nd ऑप्शन में 091 दिया हुआ है, जबकि 3rd पोजीशन पे हमारा 6 आना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे 6 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और 3rd ऑप्शन देखें तो 093 आ रहा है, तो यानी ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 4th ऑप्शन जो है वो हमारा 096 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि या तो हमारा ऑप्शन नंबर ए या तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक हमारा आंसर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जो हमारा लॉजिक दिया है इस बेस पे एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, फिर ई की बात करें, ई का कोड हमारा क्या हो जाएगा, ई हमारा यहाँ पे 2nd पोजीशन पे है। ठीक, 2nd पोजीशन में ई का कोड हमें क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो हमारा कोड क्या होगा 0961, तो 1st ऑप्शन में 0963 दिया हुआ है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा दिया है 0961, तो अब हमारे पास केवल ऑप्शन नंबर डी बचा, जो आधा सॉल्व करने पर अभी हमें एग्जैक्टली आंसर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, फिर एन का कोड हम फाइंड करें, एन का कोड हमारा दिया हुआ है, ये हमारा एन है, एन हमारा 3rd पोजीशन पे दिया हुआ है, तो एन का कोड हमारा हो जाएगा 3, तो 09613 यहाँ पे 3 आ गया। फिर आई का कोड हमारा क्या था, आई हमारा यहाँ 4th पोजीशन पे था, आई का कोड हमारा 9 आ जाएगा, एक मिनट 0961 आ गया हमारा, तो 0961। ठीक है, फिर एन का कोड अगर हम फाइंड करें, एन का कोड हमारा दिया हुआ है 3, तो हमारा 3 आ गया। फिर आई का कोड हमारा 9 है, फिर एन का कोड हमारा 3 है, और जी का कोड फाइंड करें तो जी यहाँ पे हमारा लास्ट पोजीशन पे है, तो जी का कोड हमारा है 4, तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 4। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए हमने ये जो क्वेश्चन है बिना पेन उठाए ऐसे ही सॉल्व कर दिया। कैसे, जो मेरे लेक्चर्स है आप उसमें देख सकते हैं कि जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें मैंने कैसे बताया कि आप किस तरह से ऑप्शन से ही डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया है, इसमें हमने ऑप्शन से डायरेक्ट जो हमारे ऑप्शन दिए थे उससे हमने डायरेक्ट फाइंड कर लिया, तो हमें आंसर पता लग गया। तो अगर राइपनिंग का कोड की बात करें तो राइपनिंग का कोड हमारा 09613934 होगा। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्टली कोड दिए हुए हैं, कई जगह इनडायरेक्टली कोड दिए होते हैं, जैसे अगर पेन का कुछ और दिया होता, कोई नंबर दे दिया गया होता तो हम उसमें लॉजिक फाइंड करते कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट कोड दिए हुए हैं, तो हमने बस क्या किया है कि जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन उसके बेस पे हमने डायरेक्ट कोड फाइंड कर लिया है, डायरेक्ट कोड की पोजीशन पे रख दिया है, तो उससे हमारा आंसर आ गया है। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय सम कंक्लूजन आर गिवन बिलो, फाइंड which of the given conclusion logically follow from the given statement। एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए हुए हैं, दिए गए कथनों में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ये हमें सिलॉक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलॉगिज्म मैंने पढ़ाया है, इसके बेसिक्स अगर आपको देखने हैं तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, इन्फो कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है मेरी सारी वीडियोस, आप उसमें देख सकते हैं। अब स्टेटमेंट की बात करें, हमें स्टेटमेंट दिया है मेजॉरिटी ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास आर इंटेलिजेंट, क्लास की अधिकांश लड़कियां बुद्धिमान हैं। अब मेजॉरिटी जो वर्ड है वो डिनोट करता है आ फ्यू, मतलब कुछ, मतलब जितनी भी गर्ल्स है क्लास में उसमें जो कुछ है वो इंटेलिजेंट है। तो अगर इसको हम वेन डायग्राम से डिनोट करें, तो वेन डायग्राम से डिनोट करने पर हमारा, अगर हम वेन डायग्राम से इसको डिनोट करेंगे तो वेन डायग्राम से जैसे पता है कि हमें आफ्यू होता है, मेजॉरिटी हम आफ्यू से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको आफ्यू से करेंगे। इसको सम भी डिनोट करते हैं, तो क्या हुआ, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, ठीक है, ये चीज आ गई। फिर ये हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब इसके बेस पे हमें कंक्लूजन दिया हुआ है, लिखा है देयर आर नो बॉयज इन द क्लास, कि क्लास में कोई भी बॉय नहीं है। अभी हमें जो स्टेटमेंट दिया है उसमें केवल गर्ल्स की बात करी है, हम ये नहीं कह सकते कि क्लास में बॉयज है कि नहीं है। हो सकता है क्लास में बॉयज भी हो सकता है क्लास में बॉयज ना हो। तो अगर पॉसिबिलिटी का केस देखा जाए तो पॉसिबिलिटी के केस में तो ये सही होगा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी का केस नहीं तो ये केस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये कंक्लूजन क्यों? क्योंकि जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम इसमें जब तक कोई चीज़ एग्जैक्टली नहीं दी होती तब तक हम उसको ट्रू नहीं मानते। अब क्योंकि हमें पता नहीं है, बॉय का कोई भी डेटा नहीं दिया हुआ है हमारे स्टेटमेंट में कि बॉय क्लास में है या नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि बॉय क्लास में है या नहीं है। तो इस वजह से ये वाला जो कंक्लूजन है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करें, Some of the girls in the class are not so intelligent। क्लास की कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा समझदार या बुद्धिमान नहीं है। अब देखिए हमसे कहा गया है कि क्लास की कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, और अगर कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट है यानी कि हो सकता है कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अगर सारी ही लड़कियां होती तो मेजॉरिटी का वर्ड ना दिया होता, तब किया होता कि ऑल गर्ल्स इन द क्लास आर इंटेलिजेंट। अब ऑल की बात नहीं की गई है, कुछ की बात की गई कि कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट है, यानी जो कुछ रिमेनिंग लड़कियां हैं वो इंटेलिजेंट, इतनी ज़्यादा समझदार नहीं है, इतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी ये गर्ल्स के बारे में हमें डेटा दिया हुआ है। तो ये वाला जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन एक तरह से हमारा सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें सम का केस दिया हुआ है और सम के केस में हम ऑल को 100% ट्रू नहीं मान सकते। पॉसिबिलिटी के केस में हम सम में ऑल का केस ट्रू मान सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं है, तो इस वजह से हम इसको ट्रू नहीं मान सकते। तो इस वजह से हमारा जो कंक्लूजन नंबर 2 है कि सम ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास आर नॉट सो इंटेलिजेंट, यानी क्लास की जो कुछ लड़कियां हैं वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। कुछ लड़कियां जो इंटेलिजेंट है ये हमें श्योरिटी दी हुई है, तो कुछ लड़कियां अगर इंटेलिजेंट दी हुई है तो जाहिर सी बात है कुछ लड़कियां इंटेलिजेंट नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अगर सारी ही लड़कियां इंटेलिजेंट होती तो हमें डेटा दे दिया गया होता कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, लेकिन इसमें ऑल का केस नहीं दिया हुआ है, सम का केस दिया है, तो सम के केस में कुछ % इंटेलिजेंट है और कुछ नहीं है। तो इस वजह से ये वाला जो हमारा ऑप्शन है, कंक्लूजन है, सेकेंड कंक्लूजन, वो हमारा ट्रू हो जाएगा। और अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, पहला नहीं अनुसरण करेगा। क्यों? क्योंकि हमें बॉय के बारे में कोई डेटा नहीं दिया गया है कि क्लास में बॉयज हैं कि नहीं है, तो इस वजह से हम इसको 100% ट्रू नहीं मान सकते। अब क्योंकि हमें सिलॉक्स को सॉल्व करने के लिए 100% ट्रू पता होना चाहिए, तो इस वजह से फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा और सेकेंड हमारा राइट हो जाएगा। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ Ramu has 2 sisters and his father has 3 children, then how many brothers does Ramu have? ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं कि if Ramu has 2 sisters,
अब देखिए रामू दिया हुआ है, ठीक है, इसकी 2 सिस्टर दी हुई हैं, ठीक, एंड हिज फादर हैज, हिज दिया हुआ है, रामू जो है हिज को डिनोट कर रहा है, तो यानी कि ये हमारा रामू हमारा मेल हो जाएगा। एंड हिज फादर हैज 3 चिल्ड्रन, इसके फादर के 3 चिल्ड्रन, इसका जो फादर है उसके 3 चिल्ड्रन है, एक रामू हो गया और 2 जो है जो रामू की सिस्टर थी वो दी थी। तब पूछा गया है क्वेश्चन में, देन हाउ मैनी ब्रदर्स डस रामू हैव, रामू के फिर कितने भाई हैं। हमें ये पता है कि रामू हमारा मेल है और रामू की 2 सिस्टर्स हैं, तो अगर पूछा गया रामू के कितने भाई हैं तो रामू का कोई भी भाई नहीं है। क्यों? क्योंकि रामू के पिता की केवल 3 संतान है, उन 3 संतानों में उनकी 2 डॉटर है और एक सन है, और जो सन है वो खुद रामू है, तो इस वजह से कहा जाएगा कि रामू के कोई भी भाई नहीं है। तो अगर कोई भाई नहीं है तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नन, यानी कि कोई नहीं हो जाएगा। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड एंड देन सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट। अब हमें कुछ अर्थपूर्ण शब्द, जैसे हमें जम्बल्ड नंबर लेटर्स दिए हुए हैं, कुछ लेटर्स दिए हैं, इसको हमें मीनिंगफुल बनाना है, उसके बाद हमें पता करना है कि इनमें से कौन अलग है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, AYAPPA, अगर इसको हम देखें तो इसको हम कर सकते हैं पपाया, 2 P है यहाँ पे, 2 P यहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 A है, 3 A है और ये Y, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा पपाया। देन सेकेंड ऑप्शन की बात करें तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें तो ये बन रहा है STRAW, स्ट्रॉ, ठीक है। और सी ऑप्शन की बात करें, ये हमारा हो रहा है GRAPE, ग्रेप, ठीक। और डी ऑप्शन की बात करें तो हो रहा है हमारा MANGO, मैंगो, ठीक। ये चारों ऑप्शन हमारे बन रहे हैं, ये हमारे बन गए मीनिंगफुल वर्ड्स। अब हमें पता लगाना है कि इन चारों मीनिंगफुल वर्ड्स में कौन एक अलग है। अब देखिए इसमें हमें क्या हुआ है कि हमें जम्बल्ड का भी चैप्टर दिया हुआ है, उसके साथ हमें ऑड वन आउट का दे दिया गया है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके 2 चैप्टर्स ऐड करके कुछ दे दिया, कुछ लॉजिक बेस बन रहा हो तो उसको दे सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है। अब हमें अगर डिफरेंट फाइंड करना हो, हमें पता है पपाया एक फ्रूट है, ठीक है, ग्रेप एक फ्रूट है और मैंगो एक फ्रूट है, लेकिन स्ट्रॉ हमारा फ्रूट कैटेगरी में नहीं आता है, स्ट्रॉ हमारा फ्रूट कैटेगरी से अलग है, तो इस वजह से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है स्ट्रॉ, वो हमारा डिफरेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्ट्रॉ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने जब इसको अरेंज किया तो अरेंज करने में हमें देखा कि पपाया, ग्रेप और मैंगो ये तो हमारे फ्रूट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं, एक कैटेगरी बना रहे हैं, लेकिन जो हमारा स्ट्रॉ है वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुरु मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ सचिन्स मदर। गुरु की जो माता है वो सचिन की माता की एकमात्र पुत्री है। हाउ इज गुरु रिलेटेड टू सचिन। अब देखिए ये जो गुरु है, ये जो मदर है वो क्या है, ओनली डॉटर है सचिन की मदर की, ओनली डॉटर है की सचिन की मदर की, ठीक है। बोला है हाउ इज गुरु रिलेटेड टू सचिन। अब गुरु जो है वो सचिन से किस तरह से रिलेटेड है। अब ये ओनली डॉटर है यानी सचिन हमारा क्या हो गया, सन, ठीक है। और गुरु की जो माता है, अब हमसे पूछा गया है कि सचिन से गुरु कैसे संबंधित है। अब गुरु हमारा हो गया मेल, नेम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बोला गया है, तो अगर गुरु से सचिन का यहाँ पे रिलेशन फाइंड करें तो गुरु हमारा हो जाएगा नेफ्यू। क्यों? क्योंकि सचिन की जो सिस्टर है उसका सन है गुरु, यानी कि सचिन से ये गुरु क्या संबंधित हो जाएगा, उसका नेफ्यू हो जाएगा। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नेफ्यू होगा। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल टू 26, do इज इक्वल टू 19, देन it इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमें इसमें z की वैल्यू दी हुई है कितनी, 26। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज की बात करें तो z हमारा 26 पोजीशन पे होता है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है कि हमारा जो लॉजिक चल रहा हो वो हमारा नंबर पे पोजीशन पे सॉरी लेटर की पोजीशन पे चल रहा हो। तो डी ओ की अगर हम बात करें, डी और ओ, डी हमारा होता है 4th पोजीशन पे और ओ हमारा होता है 15 पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया 19। ठीक है, Z हो गया 26, डी हो गया 19। अब हमें फाइंड करना है किसका, आई टी का। तो आई हमारा पोजीशन पे होता है 9th पोजीशन पे और टी हमारा होता है 20th पोजीशन पे। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ऐड करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो अगर हम आई टी के कोड की बात करें तो आई टी का कोड हमारा हो जाएगा 29, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ कैलेंडर इज इक्वल टू AYJ 3LBYP देन स्टेबल इज इक्वल टू, कैलेंडर का हमें कोड दिया हुआ है, हमें स्टेबल का फाइंड करना है। अगर कैलेंडर को हम सॉल्व करें CALENDAR, इसका कोड हमें क्या दिया हुआ है 4 5 7 8 AYJLYP। अगर यहाँ C से A में देखें तो यह क्या हो रहा है -2, यहाँ पे हमारा -2 हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, ये -2, ये -2, ये -2, ये -2, ये -2। तो इसमें सब में हमारा क्या चल रहा है लॉजिक, -2 चल रहा है। यानी अगर इसमें -2 चल रहा है तो जो हमारा स्टेबल दिया हुआ है इसमें भी अगर हम -2 की पोजीशन पे निकालें तो STABLE, स्टेबल का हम -2 करेंगे, यहाँ हमारा आ जाएगा -2, इसका -2 करेंगे तो Y, का -2 करेंगे तो Z, का -2 करेंगे तो -2, C आएगा -2। हमारे पास क्या आ रहा है QRYZJC। तो QRYZJC अगर हम देखें तो अगर हम ऑप्शन देखें कि कौन से ऑप्शन में हमारा ये आ रहा है तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा QRYZJC ये हमारा स्टेबल का कोड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कैलेंडर का कोड जो हमें दिया है AYJCLBYP, ये हमारा टोटल -2 का कोड चल रहा है। तो इसी तरह से अब स्टेबल का कोड फाइंड करेंगे, इसमें भी हमारा -2 का लॉजिक चलेगा। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 4 पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन, फाइंड द ऑड वन आउट। हमको 4 पेयर दिए हुए हैं, हमें उसमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। अब हम ऑड वन आउट फाइंड करते हैं। सर्कुलर, देखिए सर्कुलर के साथ सर्किल दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर दिया हुआ है रेक्टेंगल के साथ, डायगोनल दिया है स्क्वायर के साथ और लीनियर दिया है लाइन के साथ। अब देखिए जो हमारा सर्कुलर है, वृत्ताकार है, वो वृत्त से बनता है। ठीक है, सर्कल, तो एक तरह से हम क्या देख रहे हैं, सर्कल हमारा डायरेक्टली रिलेटेड है सर्कुलर से। उसी तरह अगर रेक्टेंगल आयत देखें तो आयत का अगर हम 3D बनाए तो ये हमारा आयताकार बन जाएगा। ठीक है, तो और अगर लाइन का देखें तो लाइन का हमारा लीनियर आ जाएगा। लेकिन जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर का हमारा डायगोनल से रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, जबकि सर्किल का सर्कुलर से डायरेक्ट रिलेशन है और रेक्टेंगल का हमारा रेक्टेंगुलर से डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर डायरेक्ट रिलेशन की बात करें तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा है। तो हमारा इसमें अगर ऑड वन आउट अगर हम फाइंड करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी विकर्ण और वर्ग यानी कि डायगोनल और स्क्वायर डिफरेंट हो जाएंगे बाकी 3 ऑप्शन से, क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन में हमारा जो भी पेयर दिया हुआ है वो एक दूसरे से को रिलेट कर रहा है। अब इसमें थर्ड वाले ऑप्शन में हमारा को रिलेट नहीं कर रहा है स्क्वायर हमारा डायगोनल से, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ P means multiply, A means plus और W means divided by and Y means minus, then find the value of। हमके देखिए चीज़ें दी हुई हैं, अर्थमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी होती है, उस इक्वेशन के
बीच में कोई ना कोई सिंबल या कोई ना कोई लेटर दिया होता है, वो लेटर किसी न किसी इक्वेशन को शो कर रहा होता है, प्लस को, माइनस को, या फिर डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई। तो जो हमें दिया होता है उस बेस पे हम रखते हैं उस पोजीशन पे, फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो यदि अब देखिए 13p दिया हुआ है, p हमारा किसको डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लाई को, तो यहाँ आ गया मल्टीप्लाई, फिर आ गया 3, ठीक। फिर आया हमारा a हमारा किसको डिनोट कर रहा है, प्लस को, तो यहाँ हमारा प्लस आ जाएगा 11। फिर हमारा y की बात करें, y हमारा डिनोट कर रहा है माइनस को, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 26। फिर p डिनोट कर रहा है तो p मल्टीप्लाई 6। अब 26 हो गया, 6 हो गया। फिर w हमारा किसको डिनोट कर रहा है, डिवाइडेड बाय को 13। फिर a डिनोट कर रहा है हमारा प्लस को, तो यहाँ प्लस का 19, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो पहले हम सबसे पहले अगर बोडमास रूल लगाते हैं तो पहले हमारा डिवाइड वाला सॉल्व होगा, 26 × 6 अपॉन 13 प्लस 19। अब इसको अगर सॉल्व करें 13 बटे 31, 13 2 ज़ा 26। अब इसको हम मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो 13 3 ज़ा कितना हुआ, 39 प्लस 11, 2 × 6 12 प्लस 19, ठीक। अब हमारा डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, अब हमारा होगा एडिशन। अब 39 में 11 ऐड करेंगे, आया 50, 50 में 19 ऐड करेंगे माइनस 12, क्या आया 69 माइनस का 12। तो अगर सॉल्व करें तो ये आएगा 7 और ये आ गया 57। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ रहा है, 57। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा 57 है। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए इसमें हमारे ऑड वन आउट के क्वेश्चन आए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए, सिलॉक्स के क्वेश्चन आए। इस तरह के क्वेश्चन ये सारे हमारे एनटीपीसी के एग्जाम में आते हैं, बहुत टफ नहीं होता है। सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस करिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट के अलावा जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो उन प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। स्टडी मटेरियल के आप infocapsule.in पर लॉगिन करिए वेबसाइट पे हमारी। उसके अलावा आप जितने भी किसी भी चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं, उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए जाके, और कोई भी दिक्कत हो आप उसमें कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसका रिस्पॉन्स करूँ। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से ही सारी की सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इसको ध्यान दीजिए कि मैंने जो भी चीज़ें पढ़ाई इसको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। मैंने आपको डिटेल में समझाया इसलिए टाइम लगा। आप अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो हार्डली मुश्किल से आप जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो 10 क्वेश्चन आप 10 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। अब क्योंकि हमारे पास एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं होता किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो जब भी आप प्रैक्टिस करिए तो प्रैक्टिस इस चीज़ की करिए, ये चीज़ ध्यान करके करिए कि हम जो भी अपना सॉल्व करें वो हमारा एक्यूरेसी से और स्पीड में हो। तो एक्यूरेसी और स्पीड के साथ अगर कोई भी सॉल्व करेंगे तो आप बहुत जल्दी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे। यही तरीका है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का, और कोई तरीका नहीं होता।